चुनाव के लिए भाजपा ने भारी बहुमत से किया जीत का दावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 26 जून को नाम वापसी के बाद स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम होंगे शुरू। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे कलंक के 50 वर्ष पूरे। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने किया कटाक्ष। नरेंद्र मोदी जिसका झूठ जनता जानती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बनी सरकार मंत्रियों को उनके विभाग बांटे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट। देहरादून में एनजीटी के आदेश पर मलिन बस्तियों में अतिक्रमण कार्रवाई। अवैध रूप से बस्तियों का विस्तार कर सैकड़ों नए भवन पर संयुक्त कार्रवाई। दिनेशपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर हाथी की मौत। हाथी की मौत पर बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर। जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने काला दिवस पर फोटो प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और अवलोकन भी किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने आपातकाल की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन विपक्षियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को यातनाएं देने के लिए उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेलों में ठूस दिया था। वहीं उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ उस समय के दौर की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है ताकि जो आने वाले, चाहे वो पर्यटक हों, चाहे हमारे स्थानीय लोग हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, अन्य लोग हों, आप जैसे तमाम सम्मानित लोग हों, वो देखें किस प्रकार की यातनाएं उस समय 1975 में आज के दिन जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे यातनाएं हमारे तमाम उन विपक्षी नेताओं को दी थी, कार्यकर्ताओं को दी थी। लाखों लोग उस समय गिरफ्तार किए गए थे। मीसा में उनको बंद किया गया था। 19-20 महीने लोग जेल में रहे। यहाँ बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने भारत के प्रथम गांव माना में जाकर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का निर्णय लिया गया है। अब इसकी जगह मालदेवता के निकट द्वारा गांव के पास कनारकाटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों पर निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतर आए थे। भारी विरोध के चलते मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनारकाटन गांव की जगह को चिन्हित किया है। बताया गया है कि क्षेत्र में वन भूमि का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता दीपक नौटियाल ने बताया कि जल्द वन विभाग के साथ मिलकर इस स्थान का सर्वे किया जाएगा। अब इस हिसाब से डीपीआर बनेगी जिससे पेयजल परियोजना तैयार की जाएगी। बद्रीनाथ उपचुनाव के मद्देनजर में जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। वहीं चमोली पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान जोशीमठ पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली और एक पिकअप वाहन में सब्जी की पेटियों की आड़ में मलारी की तरह अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन की जा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस सुराई तोटा बाजार के आगे लोहे के पुल के पास चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को वाहन संख्या UK 08 CB 5296 में 18 पेटी व 8 पेटी मार्का अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी के आधार पर कोतवाल जोशीमठ ने आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है।
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक शुरू हो चुकी है और ऐसे में जनपद में जल भराव की समस्या न हो, इसको लेकर ऊधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह ने कल्याणी नदी का निरीक्षण किया। रुद्रपुर स्थित कल्याणी नदी के किनारे बने घरों को देखकर डीएम काफी नाराज हो गए और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों से कल्याणी नदी को मुक्त कराने के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने किच्चा रोड स्थित ट्रॉन्चिंग ग्राउंड में लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को लीगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट में गति लाने के निर्देश दिए। नदी के किनारे जो होते हैं, जहां पर पानी फैलता है, पानी का फैलाव जब बरसात में होता है, उन जगहों पर काफी जगहों पर इंक्रोचमेंट आपने देखा। हमने सिंचाई विभाग को कहा है कल जिन लोगों ने इंक्रोच कर रखा है उनकी एक मीटिंग करेंगे। वो कौन सा पुल है जहां खड़े थे, तो उसके डाउन स्ट्रीम में एक तरफ, तो मैंने ये कहा है कि पहले मीटिंग करके जिन लोगों के झोपड़ी झुग्गी बनाए हैं इनको निर्देश दे दें कि ये हट जाएं और 3 दिन का मौका दे करके अगर नहीं हटते हैं तो वो चूंकि हमारे नदी का वो फैलाव वाला क्षेत्र है उसको हम खाली कराएंगे। देहरादून के गबर बस्ती में अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को मंगलवार को रोक दिया गया। दरअसल बस्तीवासी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एमडीडीए की ओर से कार्रवाई के लिए मकान को चिन्हित करने के बाद एक महिला की सदमे से मौत हो गई। इसके बाद बस्तीवासियों ने महिला के शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम कर दिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाया, जिसके बाद बस्तीकरण की कार्रवाई को रोका गया और अब दोबारा से बस्ती में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। वोट बैंक के लिए जिन्हें यहाँ पर बसाया उन्हीं के आज घर उजड़ रहे हैं। लगातार जो एमडीडीए है वो अतिक्रमण पर यहाँ पर बुलडोजर यहाँ पर चला रहा है। जो अवैध तरीके के जो निर्माण यहाँ पर बनाए गए हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। कल यहाँ पर काट बंगले में यहाँ पर कुछ घरों को तोड़ा गया था। आज जो गब्बर बस्ती है उसके लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो उनके पास कागजात हैं उसके बावजूद भी उन लोगों के घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह जो प्रशासन के साथ यहाँ पर दे रहा है और जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर काफी चोटें भी यहाँ पर आई हैं क्योंकि पुलिस उनको जबरदस्ती गाड़ी में भरकर ले जा रहा था। उन्हीं महिलाओं से जानेंगे और पूछेंगे क्या कुछ उनके साथ हुआ और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग सब यहीं के बाशिंदे हैं तो क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार से सबके साथ में भी आपके साथ प्रताड़ित किया गया, किस मांग को लेकर सड़क पर बैठे थे? अभी धरना दे रहे थे। हमारी एक बहन मरी है जिसका छोटा सा बच्चा है 4 महीने का, वो कल हार्ट अटैक से मर गई है। उसने जैसे सुना कि हमारे घर टूट रहे हैं, बस वो खाना खाती हुई पीछे को उल्टी होगी। हम उसके लिए मांग रख रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, हमारे घर मत तोड़ो और हमारे और भी जो भाई बहन है, किसी को भी हो सकता है ऐसा, किसी के साथ भी बहुत लोग बीमार है हमारी बस्ती में। अभी तो एक के साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी हो सकता है, तीसरे के साथ भी, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हम यहाँ पे धरना दे रहे थे तो पुलिस वाले हमारे साथ हाथापाई कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें भगा रहे हैं, हमें हमारी मांग के लिए नहीं बैठने दे रहे हैं और पुलिस आ रही है, गाड़ी आ रही है, हमें धमकियां दे रही है कि यहाँ से हटो नहीं तो तुम पे लाठी चार्ज होगी और पकड़ के कुछ हमारी बहनों को कुछ हमारी बहनों को ये हमारी बुजुर्ग अम्मा है जिन्हें पकड़ के ले जा रही थी और इनके साथ हाथापाई कर रही थी। जाके हम नहीं डरेंगे उनसे और अपना घर नहीं टूटने देंगे उन्हें, हम तो अपना घर तोड़ने नहीं देंगे सर से। हम बस ये बोल रहे हैं हम मुर्दाबाद एमडीडी मुर्दाबाद एमडीडी मुर्दाबाद एमडीडी मुर्दाबाद अत्याचार बंद करो अत्याचार बंद करो इंसाफ दो हमें जवाब दो हमें इंसाफ दो एमडीडी रहने की जगह दो। भाई साहब लगातार जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं एमडीडीए के द्वारा, वहीं लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या किस प्रकार देखते हैं इस चीज को? अभी आपकी जो लोग काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं उनके घरों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है बिना नोटिस के भी। ऐसा होना चाहिए जी। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या कहते हैं सरकार को या तो इनको पहले बनने नहीं देना चाहिए था। तब जब तुम इनको सब कुछ पहले दे रहे हो तो या तो पहले ही मना कर दो। अगर मना पहले कर देते तो ये सब लोग नए घर न बनाते, है ना। ये बेचारे लोग कर्जा लेके जेवर पत्थर ब्याज पे लोन पे देके तब ये घर बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। राजधानी के होने के चलते देहरादून में अपराधों पर लगाम लगाने, कानून व्यवस्था बहाल करने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के साथ ही पुलिस महकमे को और ज्यादा सजग बनाने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिन एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने देर रात अपने कार्यालय में पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया। इस दौरान एसएसपी ने जिले के सभी थानों में धोखाधड़ी के मामलों पर ब्यौरा मांगा और इसके साथ ही विभिन्न माध्यमों से आई शिकायतों के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। साथ ही शहर में अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के साथ ही उन पर अंकुश लगाने के भी कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो माह में जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी उनको सम्मानित भी पुरस्कृत किया था। साथ ही साथ अपराध गोष्ठी में जो भी हमारे हीनियस ऑफेंस के पेंडिंग है उसकी समीक्षा करना, खासकर जो हमारे एनडीपीएस और साइबर के केसेस हैं उनमें क्या प्रगति चल रही है, यातायात प्रबंधन, चालान के ऊपर, एक्सीडेंट जो हमारे हो रहे हैं उस पर उसके कारणों की खोज और उसका निवारण, तो हर बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ। और जो थानावार जो अपराध घटित है उनके जल्दी जल्दी अनावरण होना, साथ ही साथ जो व्हाइट कॉलर अपराध है, खासकर जो 420 के मामले जो बढ़ रहे हैं जमीन की धोखाधड़ी के, उनमें प्रभावी कार्रवाई करना और विगत कुछ माह में जो सनसनीखेज जो अपराध हुए हैं उनमें अच्छी पैरवी करके और जल्दी जल्दी चार्जशीट करने के लिए सभी को निर्देश दिए। उधम सिंह नगर जनपद में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत होने का मामला सामने आया। पहला मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के बसंतीपुर का है, जहां घर के बाहर टायर बाइक वृद्ध को तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें वृद्ध की मौत हो गई है। दूसरा मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड का है, जहां सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। तीसरा मामला पंतनगर के सड़कुल चौकी क्षेत्र के परफेटी कंपनी का है, जहां कंपनी परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और चौथा मामला गदरपुर के सकैनिया रोड का है, जहां बाइक सवार युवक की अचानक मौत हो गई। पुलिस ने चारों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस रुद्रपुर पहुंचाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये 3 डेथ्स जो हैं ये कल रिपोर्ट हुई हैं। इसमें से एक डेथ जो है ये दिनेशपुर थाना क्षेत्र में हुई है, जो एक पैदल एक युवक जा रहा था, उसके ऊपर बाइक द्वारा हिट किया गया और उसकी दौरान इलाज डेथ हो गई है। तो इसमें भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। वो बाइक हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली है और इसमें जो भी पोस्टमार्टम के बाद फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे कार्रवाई आगे की जाएगी। जो है रुद्रपुर में रिपोर्टेड है, जहाँ पर एक बॉडी हमें मिली है, उसमें भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसकी शिनाख्त एक जो है वहाँ पर घूमने वाले, अनजान रूप से घूमने वाले व्यक्ति के रूप में हुई है और बाकी उसके क्रेडेंशियल्स हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि घटना के क्या कारण थे और उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के एटीसी में कार्यरत असिस्टेंट मैनेजर की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिससे फांसी लगाने से मौत की पुष्टि हुई है। बता दें कि असिस्टेंट मैनेजर ने फांसी लगाने से पहले महिला के लिबास में था और महिलाओं का पूरा श्रृंगार भी उसने किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पुलिस ने सेक्सुअल डिसऑर्डर, ब्लैकमेलिंग और ऑनलाइन एक्टिविटी जैसे एंगलों का ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी। बेसिकली ये जो बॉडी थी ये उनके कमरे में, जहाँ पर उनको ऑफिशियल रेजिडेंस मिला हुआ था, वहाँ पे वो मृत पाए गए थे। कमरा अंदर से बंद था, वहाँ पे उनके साथी जो लोग थे और साथ में 1-2 को वर्कर और एक पड़ोसी, उन्होंने वो कमरा खोला था। और उसके बाद क्योंकि वो लोग खुद ही उनको हॉस्पिटल तक ले आए थे, उसके बाद ही हमें सूचना मिली और उसके बाद हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो वहाँ पर जो भी सामान मिला उसको हमने फोरेंसिकली एग्जामिन कराया अपनी फील्ड यूनिट से और साथ में उनके मोबाइल नंबर, CDR, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में इसमें पोस्टमार्टम हम लोगों ने कराया था पंचायतनामे के बाद और पोस्टमार्टम में जो है कॉज ऑफ डेथ जो है वो ड्यू टू हैंगिंग आया है, एंटीमॉर्टम हैंगिंग। प्रदेश के दुर्गम गांव में अब बिजली की कटौती के बिना जगमगाएंगे। ना तो अब इन गांवों में बिजली जाएगी और ना ही लो वोल्टेज की समस्या से पहाड़ों के गांव में दिक्कत होगी। यही नहीं, जहां बिजली नहीं पहुंच पाई वहां भी अब बिजली के बल्ब टिमटिमाएंगे। प्रदेश की सबसे बहुआयामी मधुगंगा पर 15 मेगावाट की मध्येश्वर जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मेगावाट की मध्य महेश्वर जल विद्युत परियोजना का सबसे अधिक लाभ जनपद रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी, मध्य महेश्वर घाटी, तुंगनाथ घाटी के 200 से अधिक गांव को मिलेगा। इस परियोजना से पैदा होने वाली बिजली से गांव में लो वोल्टेज, अनियमित रोस्टिंग से निजात के साथ ही 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलती रहेगी। आने वाले दिनों में 3 टरबाइन से बिजली बननी शुरू हो जाएगी, जिसे UPCL की ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। 5-5 मेगावाट की 3 टरबाइंस हैं, जिनमें से 2 टरबाइंस का टेस्टिंग कमीशनिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। उनसे सिंक्रोनाइजेशन कर दिया गया है और उत्पादन भी शुरू हो चुका है। जो तीसरी यूनिट है उसकी टेस्टिंग और कमीशनिंग शुरू हो चुकी है, वो भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से सालाना 101 मिलियन यूनिट विद्युत की ऊर्जा प्राप्त होगी और इससे ये जो रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र है जो केदारनाथ तक जाता है, उस एरिया में
जो रिलायबल पावर सप्लाई और बढ़ जाएगी। 15 मेगावाट की विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन का ट्रायल भी शुरू हो गया है, जिसके तहत बीते शनिवार और रविवार को 8,000 और 6,000 यूनिट बिजली उत्पादन कर यूपीसीएल के ग्रिड पर भेजी गई है। इस सप्ताह में 2 टरबाइन से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा और परियोजना से व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत उत्पादन शुरू होने पर यूपीसीएल के अनुबंध के तहत उत्तराखंड जल विद्युत निगम को धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी। परियोजना की मशीनों से परीक्षण शुरू हो गया है। पहली टरबाइन से 2 दिन में 14,000 यूनिट बिजली उत्पादन की जा चुकी है। शीघ्र ही परियोजना से व्यावसायिक स्तर पर विद्युत उत्पादन शुरू कर यूपीसीएल की ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, ये जो परियोजना है इसकी लागत 392 करोड़ है, 352 करोड़, और जैसा कि मैंने बताया परियोजना पूर्ण हो चुकी है। निकट भविष्य में हम और परियोजनाएं भी पूर्ण करेंगे। अभी हमारी लखवार परियोजना पे निर्माण कार्य गतिमान है और हमने त्यूनी पलासू 72 मेगावाट की परियोजना की निविदा आमंत्रित कर रखी है। सरकारी बियोल रूपसिया बागड़ परियोजना जो पिथौरागढ़ क्षेत्र में स्थित है, उसकी भी निविदा हम प्रकाशित करने वाले हैं। तो भविष्य में ये 3 हमारी परियोजनाएं हैं बड़ी महत्वपूर्ण, जो कि हम देश की आजादी के बाद से पहाड़ों में बिजली की समस्या हमेशा ही बनी रहती थी। कभी लो वोल्टेज तो कभी बिजली कटौती से पहाड़ों की जनता को समस्या से 2-4 होना पड़ता था। पहाड़ों को जगमगाने के लिए योजना तो बनाई, लेकिन आपदा ने योजना के प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। सरकार ने फिर से इस योजना पर 350 करोड़ का बजट बनाते हुए इस योजना को फिर से शुरू किया है, जिसका लाभ सालों बाद पहाड़ की जनता को मिलेगा। देहरादून से योगेश शैली की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता। धाकड़ फैसलों की वजह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ मुखिया के रूप में उभर कर आई है और इन दिनों धाकड़ धामी का खनन माफियाओं पर हंटर खूब प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन माफियाओं का बोलबाला है। उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, खनन माफिया अपने अवैध कारोबार को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं और हर बार सियासत में अवैध उत्खनन का मुद्दा खूब भुनाया जाता है और सरकार बनती है बिगड़ती है, लेकिन अवैध उत्खनन का कारोबार टस से मस नहीं होता। लेकिन उत्तराखंड की कमान मुखिया पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आते ही खनन माफियाओं के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफियाओं पर चला रही है। तराई पश्चिम डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसमें पहले तो अवैध उत्खनन के परिवहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई। जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रैशर को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्टोन क्रैशरों द्वारा बिना रॉयल्टी और अपने स्टोन क्रैशरों पर अवैध रूप से खूब खनिज का स्टॉक कर रखा था, जिस पर अब संयुक्त रूप से टीम का गठन कर प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर स्टोन क्रैशरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही में से बाजपुर में स्थित एक सिंह स्टोन क्रैशर के साथ साथ जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर के लगभग 4 स्टोन क्रैशरों पर वन विभाग की टीम ने सीज कर कार्यवाही की है। वन विभाग की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में बौखलाहट देखी जा सकती है। वन विभाग की कार्यवाही को रोकने के लिए लगातार खनन माफियाओं द्वारा नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने लगे हैं। लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे, लेकिन कल एक सिंह स्टोन क्रैशर था, ये बाजपुर के पास सिंह स्टोन क्रैशर, उसको और उसका स्टॉक था एक, उन दोनों को जो है कल सीज किया गया है
और ये कार्रवाई आज भी चल रही है। आज भी एक अमर स्टोन क्रेशर पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है, तो दूसरे क्रेशर की भी जांच चल रही है। तो वो उनके नाम फिर तब पता चल पाएंगे, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। अवैध उत्खनन को रोकने के लिए डीएफओ प्रकाश चंद आर्या द्वारा चलाए जा रहे अभियान को अब और भी शक्ति के साथ चलाया जाएगा और प्रकाश चंद आर्या ने खनन माफियाओं को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में अवैध खनन के कारोबार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम के अनुसार ही खनन को अंजाम दें और अवैध खनन करते हुए भविष्य में कोई भी पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जो भी इस तरह से अवैध खनन में लिप्त है उनके विरुद्ध सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और हम लोग सब उसी के लिए लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से अवैध खनन किसी क्षेत्र में नहीं होने दें। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रेशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना या जो भी कार्रवाई सरकार चाहेगी तो वो लगाएगी। धाकड़ धामी के धाकड़ अधिकारियों ने खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर खनन माफिया की कमर तोड़ने का काम किया है। बस अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अवैध खनन पर पूरी तरीके से रोक लगाने में धाकड़ अधिकारी सफल होते हैं या फिर नहीं, या फिर इस बार फिर सियासत में अवैध उत्खनन का मुद्दा फिर से गरमाता है। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।